नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। चलिए, लास्ट अभी हम लोग आधुनिक भारत का जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने देखा था क्रांतिकारी गतिविधियाँ, और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, उनकी गतिविधियाँ क्या थी, उनका सामाजिक आधार और कांग्रेस से संबंध, उसको हम लोगों ने समझा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो प्रथम चरण था उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, भारत में घटित हुई और भारत के बाहर कहाँ कहाँ घटित हुई, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो प्रथम चरण था उस दौरान कहाँ कहाँ गतिविधियां घटित हुई है। चलिए देखिए, सबसे पहले यदि देखा जाए मेजर सिटीज़ की यदि मैं बात करूँ तो बंगाल था, नासिक था, पुणे था, है ना, दिल्ली था, और थोड़ा सा आपका उड़ीसा और मद्रास वाला एरिया था जहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या हुई थी, घटित हुई थी। इसके अलावा भारत के बाहर जो देखेंगे वहाँ भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में, क्या, बंगाल। अब बंगाल में यदि देखा जाए तो बंगाल में याद रखिएगा, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल से चालू कर रहे हैं। बंगाल में बलवंत फड़के एक नाम है, क्या, बलवंत फड़के, ये नाम याद रखना है आपको। बलवंत फड़के भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत इनसे मानी जाती है। किनसे मानी जाती है? बलवंत फड़के से। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखा जाए तो एक नाम आ रहा है बंगाल में ही, हेमंत कानूनगो। मस्ट इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हेमंत कानूनगो ने क्या किया था, इन्होंने ना रूस से बम बनाने बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस आए और कलकत्ता के मनिक तल्ला में, ये मनिक तल्ला स्थान लिखा हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बम बनाने की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो याद रखिएगा हेमंत कानूनगो। क्या हेमंत कानूनगो? रूस से बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और कहाँ, कलकत्ता के मनिक तल्ले में क्या किया, बम बनाने की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, ठीक। तीसरा देखा जाए बंगाल में गतिविधियां तो क्या है, अनुशीलन समिति। मस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुशीलन समिति, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुशीलन समिति। चलिए कुछ बात देखिए, इसका गठन कब हुआ है तो 1902 में। 1902 में, और क्या लिखा मैं देखो, अखाड़े के युवाओं के द्वारा। मतलब उस समय जो अखाड़ा चलता था, आप जान रहे हो, आज जिम होता है, उस समय क्या होता था, अखाड़ा होता था। अखाड़ा में जो युवा होते थे वो जाकर क्या करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, शरीर को बलवान बनाते थे। तो उसी अखाड़े के युवाओं के द्वारा मिलकर क्या किया गया, अनुशीलन समिति का गठन किया गया। गठनकर्ता कौन थे, कभी नाम पूछे तो याद रखिएगा, प्रथम नाथ मित्रा। संस्थापक कौन थे, प्रथम नाथ मित्र, है ना। मित्रा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मित्रा है एक्चुअल में, मित्र लिखा है तो प्रथम नाथ मित्र, है ना, वो क्या थे, इनके संस्थापक थे। सहायक सदस्य तो याद रखिएगा सरला देवी, अरविंद घोष, ठीक है। तो अनुशीलन समिति जिसका गठन 1902 में कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ या कलकत्ता में हुआ, और अखाड़े के युवाओं के द्वारा हुआ, ठीक है। साथ में क्या बोला जा रहा है, संस्थापक कौन थे, प्रथम नाथ मित्रा। सहायक सदस्यों में सरला देवी और साथ में क्या, अरविंदो घोष, ठीक है। अब आगे चलकर इसका विस्तार होता है, किसका विस्तार होता है, अनुशीलन समिति का, और ये दो इकाइयों में विभाजित हो जाती है। क्या बोला जा रहा है, कलकत्ता के साथ साथ एक शाखा ढाका में स्थापित होती है। कहाँ स्थापित होती है, ढाका में। कलकत्ता में जो काम करती है अनुशीलन समिति उसको युगांतर कहा गया, और जो ढाका में गया उसको क्या बोला गया, ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, युगांतर अनुशीलन समिति जिसका गठन होता है 1902 में, किसके द्वारा, प्रथम नाथ मित्रा के द्वारा। आगे चलकर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, या इसकी दो इकाइयाँ क्या होती है, स्थापित होती है। प्रथम इकाई कहाँ स्थापित हो रही है, जो ऑलरेडी कलकत्ता में है, लेकिन इसको क्या बोला गया, युगांतर। और दूसरा जो है इसको क्या बोला जा रहा है, ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है। आगे देखो, अब कलकत्ता के जो बारेंद्र घोष थे, किसका नाम लिया जा रहा है, बारेंद्र घोष, इनके द्वारा आगे चल के इसका नेतृत्व किया गया, युगांतर समिति का ना। ये जो युगांतर है कलकत्ता में काम कर रहा था, इसका गठन किसने किया, बारेंद्र घोष के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और आगे चल के क्या बोला जा रहा है, इसी के द्वारा ना युगांतर नामक पत्रिका जारी किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से, याद रखिएगा। युगांतर अनुशीलन समिति के कलकत्ता इकाई का नाम भी था, और इसी के द्वारा युगांतर नामक पत्रिका भी जारी किया जाता था, ठीक है, नाम से ही। और साथ में इस पत्रिका में मुक्ति कौन पाथे, यहाँ पर देखिए आप, मुक्ति कौन पाथे नामक क्या लिखा जाता था, लेख इस पत्रिका में लिखा जाता था कि मतलब मुक्ति किस रास्ते से मिलेगा, मुक्ति का रास्ता क्या होगा। तो इनका रास्ता क्या था, क्रांतिकारी का रास्ता।
क्लियर हो रहा है? तो याद रखिएगा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, अनुशीलन समिति। मतलब अनुशीलन समिति की वजह से बोला जाता है ना, मतलब ये पूरा युवाओं का एक समूह बन गया और इसका इतना प्रभाव हुआ कि जो बंगाल विभाजन था 1905 का, इस बंगाल विभाजन को आगे चल के जो रद्द किया गया 1911 के दिल्ली दरबार में जो घोषणा किया गया था, उसके पीछे भी यही लोग थे। कौन? अनुशीलन समिति के लोग ही। इनका प्रभाव था इतना बंगाल में, पूरा युवाओं का क्या था, ये समूह था। क्लियर हो रहा है? तो नाम याद रखिएगा, अनुशीलन समिति 1902। गठन कौन? प्रथमनाथ मित्रा। आगे चल के युगांतर का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बारेंद्र घोष। और इनके द्वारा युगांतर नामक पत्रिका भी जारी किया जाता था और इसमें एक लेख लिखा होता था, क्या? मुक्ति कौन पाप है। चलो अब आगे देखिए, इसी में थोड़ा समझिए। ये जो हमारा है बंगाल में ही एक कांड होता है जिसको बोला जाता है मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या बोला जाता है? मुजफ्फरपुर बम कांड। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अलीपुर षड्यंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां, अलीपुर षड्यंत्र। ईयर क्या? 1908। अब इसमें होता क्या है देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखिएगा। इनके द्वारा जो जज होते हैं किंग्सफोर्ड, इनको मारने का प्लान बनाया जाता है। जज किंगफोर्ड को मारने का प्लान बनाया जाता है और इसके तहत ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? बम फेंकते हैं उनकी गाड़ी पर। लेकिन इत्तेफाक से उस समय किंगफोर्ड गाड़ी पर नहीं होते और उनकी रिलेटिव 2 महिला गाड़ी पर होती है और वो घायल हो जाती है, मतलब उनका मृत्यु हो जाता है। फेंकने वाले मारने वाले किसको थे? किंग्सफोर्ड को। लेकिन ये गाड़ी पर नहीं बैठे रहते, जो जज किंगफोर्ड होता है। कौन गाड़ी पर बैठे रहती है? 2 महिलाएं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद फिर होता क्या है, तो देखो क्या होता है। घटना के बाद जो मनिक तल्ला है, हेमंत कानूनगो ने जहाँ बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ पर क्या मारा जाता है? छापा मारा जाता है। ठीक। अब उसके बाद जब तहकीकात होता है किसने किसने किया है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी। तो यहाँ पर देखो आप, प्रफुल्ल जो चाकी था वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया जाता है और उनको फांसी सुनाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो 2 लोग कौन है? एक खुदीराम बोस, दूसरा प्रफुल्ल चाकी। जज किंगफोर्ड को मारने का प्लान बनाते हैं, असफल होते हैं और जिसको पकड़ा जाता है वो कौन है? आपका खुदीराम बोस। ये पकड़े जाते हैं, प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब पकड़े जाते हैं तो इन्हीं के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस दायर किया जाता है और इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इनको फांसी की सज़ा भी होती है। ठीक है। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कहलाते हैं खुदीराम बोस। बोला जाता है, जैसे हम जानते हैं कि भगत सिंह है ना, चंद्रशेखर आज़ाद गुरु, चंद्रशेखर आज़ाद तो चलिए वो खुद से ये कर लिए थे है ना, अंग्रेजों के हाथ हमको नहीं मरना है करके अल्फ्रेड पार्क में। लेकिन जो चंद्रशेखर थे, सॉरी फिर बोलता हूँ, भगत सिंह थे, आज़ाद गुरु थे, इन लोगों ने क्या किया था? हंसते हुए फांसी पर चढ़े थे। ऐसे ही काम ना इसने किया था। देखो क्या है, मैं लिखा भी हूँ, भारत के सबसे कम उम्र के शहीद कहलाते हैं जो हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। मतलब बोला जाता है कि ना इनको भी तिनका भर का भी अफसोस नहीं था, खुदीराम बोस, और एकदम क्या हुए थे? मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़े थे कि चलो भाई मैं देश के लिए बलिदान होने जा रहा हूँ करके, है ना। आप देखिए ये उनका, आपको 1 मिनट दिखा रहा हूँ, ये है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस क्या लिखा है? खुदीराम बोस, इनका दिसंबर देखो, मतलब 18-19 साल के ही थे, 89 से लेकर 1908। दिसंबर 89 मतलब उसको अब आप 90 ही मानो, दिसंबर में आए हैं तो 90 से लेकर 98, 18 साल की उम्र में अगस्त में इनको क्या होती है? 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दिया गया। तो ये है खुदीराम बोस, भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। फांसी किनको हुआ था? खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या किया था। केस कौन सा था? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, या फिर मुजफ्फरपुर बम कांड, या फिर हम क्या बोल रहे हैं इसको? अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं अभी? बंगाल में, या बंगाल में कहाँ कहाँ हो रहा है। तो बंगाल में हमने देखा सबसे पहले क्या, एक हमने देखा बलवंत फड़के, दूसरा हेमंत कानूनगो, उसके बाद अनुशीलन समिति, और एक फिर क्या? मुजफ्फरपुर बम कांड। चलिए अब हम लोग आते हैं बंगाल के बाद महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात किया जाए तो वहाँ क्या हो, देखो पूरे भारत में ना क्रांतिकारी लोग सक्रिय हैं। ठीक है। तो पूरे भारत में तो मेजर जो एरिया है वो देखो। अब महाराष्ट्र में क्या है? सबसे पहले पूना में क्या हो रहा है तो देखिए,
पूना में चापेकर बंधु थे। कौन कौन? बालकृष्ण, दामोदर और वासुदेव। 3 भाई थे। तीनों का टाइटल क्या था? चापेकर। एक बालकृष्ण चापेकर, दूसरा दामोदर चापेकर और तीसरा वासुदेव चापेकर। आप थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, चापेकर बंधु मस्ट इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण और दामोदर के द्वारा प्लेग समिति के अध्यक्ष कौन है? रैंड, और उसके जो सैन्य सहायक थे, लेफ्टिनेंट थे, कौन? आयस्ट। तो प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उनके सैन्य सहायक जिनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट आयस्ट। इनकी पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? गोली मार के हत्या कर रहे हैं। कब? 1997 में। थोड़ा सा याद रखिएगा किनके द्वारा? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, इन दोनों के द्वारा प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और आयस्ट की क्या कर दी जाती है? गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब होता क्या है? बालकृष्ण चापेकर पकड़े जाते हैं, जबकि दामोदर चापेकर होते हैं वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, द्रविड़ बंधु थे, ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। द्रविड़ बंधु के ना मुखबिरी के कारण ये पकड़े जाते हैं। तो कौन पकड़े जाते हैं? बालकृष्ण चापेकर पकड़ा जाते हैं और दामोदर चापेकर है वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद ये जो तीसरा भाई है वासुदेव चापेकर, ये जाके ना उन द्रविड़ भाइयों को मारता है। किसको? द्रविड़ भाइयों को, है ना। तो ज़्यादा डिटेल है, अपने को उतना नहीं जाना, अपने को बस ये याद रखना है चापेकर बंधु ने किसकी हत्या की थी और कौन गिरफ्तार हुआ था, किसने आत्महत्या कर ली थी। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो, तो पूना के बाद अब कहाँ रहे हम लोग? नासिक में। नासिक में क्या हो रहा है? तो नासिक में अब इंपॉर्टेंट नाम है क्या? सावरकर बंधु। नाम भी सुना होगा, सावरकर टाइटल बहुत फेमस है ना। चलिए देखें तो कौन है यहाँ पर? विनायक दामोदर एवं गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों भाइयों को ही बोला जाता है सावरकर बंधु। तो बंधु मतलब हमारे इतिहास में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चाहे वो सैयद बंधु हो, चाहे अली बंधु हो, या फिर यहाँ पर सभी सावरकर बंधु या फिर चापेकर बंधु हो। ठीक है, आपको ये अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। चलो, अब इसमें क्या हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इन दोनों भाइयों के द्वारा, सावरकर बंधुओं के द्वारा मिलकर मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की जाती है। ठीक, थोड़ा सा याद रखिएगा, मित्र मेला संगठन इन दोनों भाइयों के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई। कहाँ? नासिक में। अब आगे चल के इसको ईयर के साथ थोड़ा सा याद रखिए। देखो मैं ईयर भी लिखा 1904, मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? अभिनव भारत सोसाइटी किसकी स्थापना की जा रही है? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। तो अभिनव भारत सोसाइटी मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुशीलन समिति है वैसी अभिनव भारत सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा इसका गठन किया गया? तो बोला जा रहा है किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसका गठन किया गया। और मित्र मेला नामक जो संगठन था उसका इसमें क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। तो मित्र मेला जिसको दोनों भाई ने मिलकर बनाया था उसका किसमें विलय किया जा रहा है? अभिनव भारत सोसाइटी में। ठीक, जिसका गठन कब हुआ है? 1904 में। अब देखो नेक्स्ट हमारा इसमें नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है इसके एक सदस्य का नाम है क्या? अनंत लक्ष्मण कन्हरे। नाम क्या है? अनंत लक्ष्मण कन्हरे, नाम याद रखिएगा। इस अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा नासिक के जो जज होते हैं जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इनको गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाती है। याद रखना थोड़ा सा। अनंत लक्ष्मण कन्हरे कौन है? तो वो कौन है? अभिनव भारत के सदस्य हैं और उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? नासिक के जज की हत्या कर जा रही है। तो नासिक षड्यंत्र केस उन पर चलता है और उनको भी क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। यहीं पर एक और नाम मैं लिखा हूँ, मदन लाल ढींगरा। ये मदन लाल जो ढींगरा थे ना, ये लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में कर्जन वायली की इन्होंने हत्या की थी। यहाँ पर कर्जन तो वायली यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जा रहा है? मिस हो जा रहा है ना। कर्जन वायली, याद रखिएगा क्या बोला जा रहा है? कर्जन वायली। ठीक है, तो कर्जन वायली की मदन लाल ढींगरा ने कहा लंदन में हत्या की थी। तो थोड़ा सा याद रखिए ये सब कहाँ? महाराष्ट्र के लिए। अगला देखो क्या हो रहा है आपका। तो अगला चीज़ यदि देखा जाए क्रांतिकारी गतिविधियाँ, तो ये कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली में बोला जा रहा है दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है? तो इस केस का जो है दिल्ली षड्यंत्र केस, यहाँ पर आप देखो वायसराय जो है हमारे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, मतलब उस समय के तत्कालिक वायसराय, मतलब वायसराय मतलब आप जान रहे हो अंग्रेजी शासन का भारत का मुखिया, सीधा बात। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है हमारे लिए, देश की सरकार के लिए, वैसे ही जब भारत औपनिवेश था उस समय भारत में अंग्रेजों का जो सबसे उच्च अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? वायसराय।
तो वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्लान बनाया, किसने बनाया? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो रास बिहारी बोस ने एक प्लान बनाया कि हमको किसको मारना है? लॉर्ड हार्डिंग को। 1912 में क्या होता है? कलकत्ता से राजधानी चेंज होती है दिल्ली। घोषणा 1911 में हुई थी और 1912 में लागू किया जाता है। ठीक है, तो चेंज होती है, तो चांदनी चौक में इस लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर हमला किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लान किसने बनाया था? रास बिहारी ने। और इस काम को अंजाम किसने दिया है? तो काम को अंजाम देने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? देखो यहाँ पर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, चार नाम दिख रहा है आपको? ये देखो अमीर चंद, चार नाम कौन कौन सा मैं बोल रहा हूं? अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास। थोड़ा सा ना नाम को ना अ से याद करिएगा। अमीर चंद, बाल मुकुंद, सॉरी अमीर चंद है ना, अवध बिहारी, अमीर, अवध, बाल, बसंत, ऐसा टाइप से थोड़ा सा लिंक करना चाहोगे तो, है ना, याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इन चारों के द्वारा क्या किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। ठीक है, बोला जाता है लॉर्ड जो हार्डिंग था वायसराय, उसके महावत की मृत्यु हो गई उसमें, लॉर्ड हार्डिंग बच गया, है ना। तो फिर उसके बाद क्या किया गया? देखो लॉर्ड हार्डिंग गायब हो जाता है, जिसके बाद इसको पकड़कर इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया जाता है। किन पर? इन चारों के ऊपर। और ये जो है रास बिहारी बोस, ये फरार हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जापान भाग जाते हैं। जबकि इन चारों को पकड़कर क्या किया जाता है? दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया जाता है और उन चारों को 1915 में फांसी दे दी जाती है। तो ईयर आपको याद नहीं रखना है 1915 का, ये दिल्ली षड्यंत्र केस, इसका ईयर याद रखना है। ये चार जो कैरेक्टर हैं, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, इन चारों का नाम याद रखना है। ठीक है, रास बिहारी बोस फरार होकर जापान चले जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्या है? मद्रास। मद्रास की यदि बात किया जाए तो मद्रास में कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस आप नाम याद रखिएगा, बंशी अय्यर। मद्रास में यदि देखा जाए तो कौन? बंशी अय्यर के द्वारा न्यायाधीश आशे की हत्या कर दी गई थी। ठीक है जी, कौन थे मद्रास में? बंशी अय्यर, इनके द्वारा क्या किया गया? न्यायाधीश आशे की हत्या कर दी गई। और उड़ीसा में जतिन मुखर्जी, जिनका टाइटल भी क्या था? बाघा जतिन। जतिन मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन भी बोला जाता था, ये क्या हुए थे? अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। एक्चुअल में ये अनुशीलन समिति के सदस्य हैं। बंगाल, तत्कालीन बंगाल में उड़ीसा भी आता था ना, जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय बंगाल में उड़ीसा भी शामिल था। तो अनुशीलन समिति के ही सदस्य हैं, लेकिन एरिया वाइज देखा जाए तो उड़ीसा में क्या हो रहे हैं? जतिन मुखर्जी नामक व्यक्ति सक्रिय हैं, जो कहाँ से? अंग्रेजों से लड़ते हुए 1915 में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, मद्रास में कौन? बंशी अय्यर, और उड़ीसा में कौन? जतिन बाघा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है भारत में, पंजाब। अब पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में भारत माता सोसाइटी का गठन होता है। किसका गठन होता है? भारत माता सोसाइटी का गठन पंजाब में किया जा रहा है। संस्थापक कौन है? अजीत सिंह, बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। ठीक, और अजीत सिंह, सहायक सदस्य कौन है? करतार सिंह, सराफा सिंह और भाई परमानंद। ये सहायक सदस्य हैं कौन कौन? करतार सिंह, सराफा सिंह और भाई परमानंद, ये सभी क्या हैं? सहायक सदस्य। ठीक, अब इस संस्था के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अंजुमने मोहे सिब्बाने वतन नामक लेख जारी किया जाता था। लेख ना पूछता है, मुक्ति कौन पाथे लेख, ये भी पूछता है। युगांतर पत्रिका कौन जारी करता था? तो युगा अनुशीलन समिति करके ये भी पूछता है। कौन जारी करता है? द्वारेन घोष। और ऐसे ही भारत माता सोसाइटी के द्वारा अंजुमने मोहे सिब्बाने वतन नामक लेख जारी किया जाता था, याद रखना है। ठीक है जी, चलिए। तो अभी हमने क्या देखा? हमने अभी आपको देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ कहाँ घटित हुई। तो कहाँ कहाँ घटित हुई? भारत के अंदर। भारत के अंदर की यदि बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा कि भाई पहले बंगाल से शुरुआत हुआ। बंगाल में कुछ कैरेक्टर, बलवंत फड़के, हेमंत कानून गो, अनुशीलन समिति और साथ में मुजफ्फरपुर बम कांड। उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए? उसके बाद हम लोग आए कहाँ? महाराष्ट्र में, पूना में चापेकर बंधु, नासिक में सावरकर बंधु। ठीक, और उसके बाद पूना और नासिक के बाद दिल्ली में दिल्ली षड्यंत्र केस। तो बंगाल, पूना, नासिक, दिल्ली। दिल्ली के बाद कहाँ? मद्रास में आ रहे हैं, और मद्रास के बाद उड़ीसा में आ रहे हैं, और उड़ीसा के बाद कहाँ? एक जगह और पंजाब, भारत माता सोसाइटी। तो ये कहाँ हो रहा है? भारत के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर हो रहा था। भारत के बाहर देखा जाए तो विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो रही थी?
हो रही थी। तो विदेशों में आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है, कहाँ कहाँ, लंदन, बर्लिन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट गदर पार्टी है, लेकिन फिर भी लंदन में कौन एक्टिव थे, तो श्याम कृष्ण वर्मा, नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा भारत स्वशासन समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ना कि भारत स्वशासन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इस भारत स्वशासन समिति के इसी की ओर से जारी किया जाता था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जारीकर्ता कौन है पूछेगा तो श्याम कृष्ण वर्मा। किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता था, तो भारत स्वशासन समिति के द्वारा जारी किया जाता था। और जिस स्थान पर ना ये भारत स्वशासन समिति का गठन हुआ था उसको इंडियन हाउस कहा जाता है वर्तमान में भी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में। ठीक है, तो लंदन में कौन, श्याम कृष्ण वर्मा भारत स्वशासन समिति का गठन किए थे और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका जारी करते थे। ठीक, बर्लिन में कौन एक्टिव थे, तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, नाम याद रखिएगा है ना। बर्लिन में क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम कौन दे रहे थे, तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी। पेरिस में कौन थे, तो मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को में क्या, गदर पार्टी। ये इंपॉर्टेंट है, इसी में आते हैं। चलो, तो गदर पार्टी की यदि बात किया जाए, देखो ठीक, तो गदर पार्टी कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। ईयर याद रखिएगा 1913। तो गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913। ठीक, अब इसमें देखना क्या है, एक संस्थापक, इसको गदर पार्टी क्यों बोला जा रहा है वो बात, और इनके द्वारा किया क्या गया, थोड़ा सा वो बात भी समझना है। ठीक है, चलो समझा। संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, लाला हरदयाल। ठीक है, आगे मोहन सिंह, करतार सिंह, सराफा सिंह, रघुवर दयाल और भाई परमानंद, ये सभी संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन मेन संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। और बाकी जो है मोहन, करतार, सराफा, रघुवर और परमानंद, ये सभी क्या है, इनके सहायक। ठीक है, तो नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या करते थे, गदर नाम से ना उर्दू भाषा में पत्रिका जारी करते थे, इसीलिए इसका नाम और गदर पार्टी पड़ा है। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है, उर्दू भाषा में गदर नाम से पत्रिका जारी करते थे। अब उर्दू क्यों, तो पंजाबी मुस्लिम भी होते हैं, मतलब मुस्लिम में पंजाबी, पंजाबी हिंदू मानने वाले भी और मुस्लिम जो मुस्लिम संप्रदाय को मानते हैं ऐसे भी पंजाबी होते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया जाता था, गदर नाम से उर्दू भाषा में पत्रिका जारी की जाती थी, इसलिए इनको ना गदर पार्टी कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, अब इनके द्वारा किया क्या गया, तो प्रथम विश्व युद्ध को ना जो हो रहा था, देखो 1913 में गठित हुआ है और आगे चल के 1914 से 1918 तक क्या चला है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो इस प्रथम विश्व युद्ध को इन्होंने ना एक अवसर के रूप में देखा और क्या सोचा कि हम यहाँ से जाएंगे भारत और वहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र करवाएंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे करके। ठीक है, सोच इनकी अच्छी थी, चाहते थे भी देश के लिए कुछ करना, लेकिन ना इनको ना वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाई, है ना, जानकारी का अभाव था। मतलब ये वास्तविक परिस्थितियां से ना रूबरू नहीं थे भारत के। इनको क्या लगा था कि हाँ जाएंगे, हमारे दोस्त तैयार बैठे होंगे, सब मिलकर क्या करेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे और उनको भगा देंगे, ऐसा इन्होंने सोच कर रखा था। और इसी उद्देश्य से क्या होता है, देखो लाला हरदयाल के नेतृत्व में रघुवर दयाल और करतार सिंह सराफा भारत आते हैं। ठीक, किंतु अंग्रेजों को इसकी जानकारी हो जाती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद रासबिहारी बोस गदर पार्टी का नेतृत्व करते हैं। मतलब 3 लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, एक लाला हरदयाल आ रहे हैं, ठीक है जी, लाला हरदयाल जी आ रहे हैं। ठीक, और साथ में कौन आ रहे हैं, करतार सिंह सराफा और रघुवर दयाल, इनके नेतृत्व में ये भी भारत आते हैं तीनों। इनकी जानकारी अंग्रेजों को हो जाती है और अंग्रेज इनको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, रासबिहारी बोस। ये क्या करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। रासबिहारी बोस वही है जो भाग गए थे। ठीक है जी, याद रखिएगा, दिल्ली षड्यंत्र का बताया ना। चलो, अब देखो एक लास्ट बचा है कामागाटा मारू प्रकरण। ये क्या था, अब समझो थोड़ा, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू की घटना हुई कब है, 1914 में। ठीक है, अब समझिएगा है क्या, देखो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। क्या था, जापानी जहाज, जिसे गुरुदत्त नामक व्यक्ति ने खरीदा था। ठीक,
और ये जहाज़ जो था, जापानी जहाज़ गुरुदत्त ने जो खरीदा था, इस जापानी जहाज़ को सिंगापुर से लेकर कनाडा जा रहे थे। कौन? गुरुदत्त। तो कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज का नाम था, जापानी जहाज, जिसको सिंगापुर से लेकर कनाडा के लिए गुरुदत्त निकले, गुरुदत्त के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पास लिखा है देखो, एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त ने खरीदा था। इस जहाज को लेकर सिंगापुर से कनाडा के लिए निकले। ठीक, कनाडा के लिए निकले। अब होता क्या है, जहाज में 376 यात्री थे। मुख्यतः कौन थे? हिंदू पंजाबी, साथ में मुस्लिम पंजाबी और कुछ ब्रिटिशर्स। ठीक है, मुख्यतः पंजाबी में हिंदू पंजाबी, मुस्लिम पंजाबी और साथ में क्या, कुछ ब्रिटिशर्स इस जहाज में बैठे थे। अब समझना होता क्या है, कनाडा सरकार का यह कानून था। ठीक है, कौन सा कानून था कि यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश से कनाडा आता है, ठीक है, यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश से कनाडा आता है तो उसको भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सीधे यदि भारत से आता है तब उसको प्रवेश करने दिया जाएगा। ये क्या था? कनाडाई सरकार का कानून था। और ये जो जहाज थी, ये कहाँ से निकली थी? सिंगापुर से। कानून में बताया ना क्या था, यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश से भारत आता है तो उसे कनाडा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। और कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? सिंगापुर से। ठीक है जी। तो जब ये ना कनाडा पहुँचते हैं तो उसमें जो बैठे थे 376 यात्री, उनमें से जो कुछ ब्रिटिशर्स थे उनको प्रवेश करने दिया जाता है। चलो भाई आप लोग एंट्री करो करके। बाकी जो पंजाबी लोग बैठे थे, हिंदू और मुस्लिम पंजाबी, इनको ना प्रवेश करने नहीं दिया जाता। उन लोग मान मनोवल करते रहते हैं और वहाँ रुकते हैं। 2 महीने तक लगभग वहाँ रुक के उन लोग अर्जी बिंदी करते हैं कि हमें प्रवेश करने दिया जाए करके, लेकिन कनाडाई सरकार प्रवेश करने नहीं देती। जिसके बाद फाइनली वह जहाज को वहाँ से निकल कर वापस कलकत्ता के लिए निकलते हैं। कहाँ आते हैं? भारत। अब कलकत्ता में आते हैं तो कलकत्ता में एक स्थान है जिसको बोला जा रहा है बजबज घाट। क्या बोला जा रहा है? बजबज घाट। इस बजबज घाट में जब पहुँचते हैं तो ब्रिटिश सेना और इनके बीच विवाद हो जाता है। और इस विवाद होता है, मुठभेड़ होता है। इसमें लगभग 19 जो पंजाबी थे, सिख थे, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में कनाडाई गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगा था, 4-5 महीने पहले की घटना है। इस घटना के लिए जो घटना 1914 में हुई थी कि भारतीयों को प्रवेश करने नहीं दिया गया था, उस घटना के लिए कनाडाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, अगर 5-6 महीने एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं पता, लेकिन 5-6 महीना लगभग हो रहा है, कनाडाई सरकार ने माफ़ी मांगा था इसके लिए भारत सरकार से, आज अभी 6-7 महीना पहले। तो कौन सा घटना था? वो कामागाटा मारू प्रकरण। तो कामागाटा मारू समझ में आ गया, जहाज का नाम था। ठीक, कौन खरीदा था? जापानी जहाज था। कौन खरीदा था? गुरुदत्त। कहाँ से कहाँ जा रहा था? सिंगापुर से कनाडा। कनाडा में प्रवेश करने नहीं दिया गया, कुछ अर्जी बंदी किए, फाइनली नहीं प्रवेश करने दिया, उनका खाना वाना खत्म हो गया तो वहाँ से वो निकल गए। कहाँ? कलकत्ता आए, कलकत्ता के बजबज घाट में आए। यहाँ पर से इनका क्या हुआ? विवाद हुआ, ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ हुआ जिसमें 19 सिख मारे गए। इसके बाद गदर पार्टी क्या होता है? और मजबूत होता है। ठीक है जी। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ? भारत और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है जी। हमने क्या देखा? प्रथम चरण देख रहे हैं ना। अगर आपने पिछले वीडियो अगर देख लोगे, पिछले वीडियो में बताया हूँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ 3 चरण है। प्रथम चरण जो अभी देख लिए, सेकंड चरण जब आएगा उस समय कौन आएंगे? आज़ाद सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब आएंगे साथ में। और लास्ट एक होगा 1942 में। ठीक है, तो चलिए प्रथम चरण हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे जो हमारा आएगा 1916 से होम रूल आंदोलन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।